हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। और देखो बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। और मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता हूँ। देखो उसमें हमने एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल दिया था, उस पर हमने डिफरेंट प्रैक्टिकल्स किए थे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के अंदर ये किया था कि जैसे हमने उसको नॉर्मल मैग्नेटिज्म फॉर्म में रखा था, तब हमने देखा था कि उसके अंदर डिफरेंट एटम्स थे, उनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने शो किया था, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो डिफरेंट एटम्स के दौरान आई थी वो हमने निकाला था। जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट था इसका मैग्नेटिक मटेरियल का, दैट विल बी जीरो। वो हमने जो है जीरो प्रूव किया था। अभी देखो उसके बाद आज अपना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे और इसको हम फाई से शो करते हैं। इसके बाद इसको समझने से पहले आप सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कीजिए कि देखो हम दो चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और सेकंड हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ऑन व्हिच फैक्टर्स मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स। तो मैं सबसे पहले तो इसको डिफाइन करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स होता ही क्या है। देखिए सपोज कीजिए कोई आपका प्लेन सरफेस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या कोई भी आपका प्लेन सरफेस या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड डी में पुट कर दिया है, रख दिया है। अभी मैं एक बार कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि किस एंगल से रखा है, उसका कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। अभी जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एनी ऑब्जेक्ट और एनी प्लेन सरफेस, देन वी विल पुट दैट ऑब्जेक्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस ऑब्जेक्ट को या उस प्लेन सरफेस को क्रॉस करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया जिसको वो क्रॉस कर रही हैं, उन पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो उस एरिया के नॉर्मली, एक बात याद रखना, परपेंडिकुलरली उसको एंटर कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है, उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नहीं समझे? सपोज इफ वी पुट एनी ऑब्जेक्ट in a magnetic field, then any number of magnetic field lines, yeah, we can say that a special number of magnetic field lines will cross that particular object or particular plane surface. उस प्लेन सरफेस को, उस प्लेन ऑब्जेक्ट को जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर तरीके से, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वे से उसको क्रॉस कर रही है, तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। ये सपोज तो आपको कोई मैंने सरफेस ले लिया है या प्लेन सरफेस ले लिया है, डी इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी डायरेक्शन आपको साफ दिखाई दे रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो चुकी है। अब देखना एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके साथ थीटा एंगल बना रहा है आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर। तो इसके बाद आप देखिए जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाद बात ये आती है कि सर ये लाइंस तो इमेजिनरी होती है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दीस लाइंस, कितनी लाइंस को क्रॉस कर रही है? मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस। अगर ये इमेजिनरी लाइंस हैं तो ये क्रॉस कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखो हम मैथमेटिकली कुछ चीजें देखेंगे, कुछ कैलकुलेशंस हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स वर्ड यूज किया है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए इस पर सबसे पहले मैंने बोला है कि दी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, दीज फील्ड लाइंस विल क्रिएट ए स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू आ जाएगी। इफ मैं यहाँ लिखता हूँ इफ बी विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ फाई ऑल्सो, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस जाता है एंड मैग्नेटिक फील्ड जाता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 से देता हूं। सेकंड बोलता है पॉइंट कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फाई है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया कौन सा है? जिस पर्टिकुलर एरिया से आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, मान लो सपोज करो यहां पर आपका जो दिखाई दे रहा है मैंने ऐसे जो कर रखा है ये आपका एरिया है। ऑब्वियस सी बात है इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ एरिया, इफ वी इंक्रीज द एरिया तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? अगर इफ नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज। भाई ये तो सीधी सी बात है। अगर मान लो मेरे पास स्मॉल एरिया है तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेंगे वो कम ही रहेंगे। अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर देता हूं तो नंबर ऑफ लाइंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। यहां पर ये इस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए मैं बात करता हूं cos थीटा, इसको समझना। मैंने फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा क्यों लिखा है? अब देखो cos अगर यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है तो कुछ ना कुछ यहां पर हमारे पास हिंट होगा जिसके कारण हमने यहां पर cos थीटा यूज किया। देखिए मैं अगर इस प्लेन सरफेस को इस वे से अरेंज करता हूं कि जो आपका एरिया वेक्टर दैट इज द n कैप और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में कितना एंगल बने? थीटा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो आपका एरिया वेक्टर है वो आर लाइज इन सेम प्लेन, सॉरी सेम लाइन। आपका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होना है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। और अगर थीटा है तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो ये आपका मैं ऐसे ले लेता हूं फॉर्म में ये लेता हूं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको ऐसे किया है। जो हमारा फिलहाल जो ये सीन है ना ये जो है इसमें ऐसे हमारे लिए जो सरफेस है वो इस वे से है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहां से एंटर करते हुए आउटवर्ड यहां निकल रही है, यहां से एंटर कर रही है, यहां से आउटवर्ड निकल रही है। जो आपका मैंने यहां पर एरिया वेक्टर लिया है वो भी इन्हीं की डायरेक्शन में है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 0 डिग्री। तो यहां पर अगर 0 डिग्री बनेगा तो आप देख रहे हो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। मैंने दूसरा केस लिया है थीटा इक्वल टू 90। इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो उस केस में कौन सा होगा इसी से बताता हूं। अभी तक तो केस हमारा ये था दोस्तों। अब अगर मैं इस प्लेन सरफेस को इस वे से कर देता हूं तो जो आपका एरिया वेक्टर हो तो आउटवर्ड इस डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर हो चुका है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे कभी कभी इस वे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं दो केस लेता हूं ये वाला और ये वाला तो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मिनिमम हो चुकी है, मिनिमम हो चुकी है। तो यहाँ पे एक बात देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपका एंगल थीटा 0 डिग्री है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल बी मैक्सिमम एंड इफ वी चेंज द एंगल दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑन दैट केस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है मिनिमम। मिनिमम कैसे आया है ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। एग्जांपल से आपको बताया था। अब आप देखिए थीटा 0 डिग्री पर मैक्सिमम है एंड द थीटा 90 डिग्री पर मिनिमम है। तो ये आपका किस फंक्शन को शो कर रहा है, किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सब पता है। cos 0 क्या होता है 1 तो cos 90 पर मिनिमम होता है, cos 90 पर मिनिमम होता है, cos 0 पर मैक्सिमम होता है। लेकिन थीटा अगर आपका 0 है तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और अगर यहीं पर आपका थीटा 90 है तो फाई आपका क्या है मिनिमम आ रहा है। इसका मतलब क्लियर क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जिस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज cos थीटा। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। और अब मैं जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करता हूं तो फाई इज इक्वल टू b डॉट s। b डॉट s वेक्टर की फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया ये बताओ मुझे आपको, मैं आपको बताता हूं कैसे आ गया। अगर मैं बात करता हूं तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिखता हूं मैं तो यहां पे इसको लिखता हूं यहां पर अभी फिलहाल फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और टाइम में वन वैल्यू लेता हूं दैट इज इक्वल टू bs cos थीटा, bs cos थीटा। और जो आपका bs cos थीटा है दैट इज क्या है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एरिया। तो मैंने इसको यहां लिख
B.S BS cos थीटा बोथ आर सेम। यहाँ पे क्लियर है? तो यहाँ पर आपको साफ 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट या किसी भी प्लेन सरफेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया क्या है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, कोस फंक्शन क्या है। और थीटा आपको पता है कौन सा एंगल है बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? यहाँ तक अब आप आगे आ जाओ, यहाँ तक तो आपको कितना क्लियर हो गया है। अब बात ये आ रही थी, अब तक यहाँ तक तो हम प्लेन सरफेस ले रहे थे, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि हम जस्ट एक रेगुलर एक कॉमन सरफेस की बात कर रहे थे। इफ वी चेंज द केस, अगर हमारे पास यहाँ पर इस सरफेस की जगह अगर मैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस लेता हूँ, अगर आपका सरफेस रेगुलर नहीं है, उस केस में आपको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वहां पर आपकी क्या कैलकुलेशंस रहेंगी, क्या एक्सप्रेशन रहेगी, उसको आप देखते हैं। अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है ओवर एन नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, तो उस केस के अंदर आपका जो फाई रहेगा, आप क्या करेंगे, आप नॉन यूनिफॉर्म सरफेस का एक छोटा सा एरिया सेगमेंट ले लेंगे, दैट इज द डीएस। और एन आपको पता है एरिया वेक्टर हो गया है जो जनरली परपेंडिकुलर एज वेल एज आउटवर्ड होता है। क्लियर? सिमिलरली मैंने डीएस ले लिया। अभी देखो मैंने ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया लिया है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से आपकी क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और यहां से एस्केप आउट कर रही है, यहां से एंटर कर रही है, यहां से आउट हो रही है। तो अब यहां पर समझना आप एक बात, आप ऐसा कीजिए, कोई एक स्मॉल एरिया सेगमेंट डीएस ले लिया मैंने, यहां पर डीएस लिया मैंने किधर की साइड, जहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है वहां पर मैंने डीएस एरिया सेगमेंट ले लिया है, और आपका जो एरिया वेक्टर है दैट इज द एन कैप, वो इसके परपेंडिकुलर चला गया है। अब यहां पर आप एक बात देखिए, मैं अगर टोटल इसका आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो सरफेस है जो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर मैं इसके टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं तो मैं एक छोटा एरिया लेकर उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैंने यही लिखा है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का साइन है क्लोज सरफेस, ये आपका क्लोज सरफेस है। तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल बी इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको b डॉट ds को ओवर द क्लोज सरफेस, पूरे सरफेस को क्लोज सरफेस के अंदर लेके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जरूर है, डायरेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं होगा, बट बताते हैं कि इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बोल रहा है तो इसकी वैल्यू को कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे, उसका मैं डिस्कस करता हूं आपसे। देखिए ये आपको मान लो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, ओके, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, यहां से वो एस्केप आउट कर रही है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, जिस पोर्शन से वो एंटर कर रही है वहां पर मैंने कोई स्मॉल एरिया सेगमेंट डीएस ले लिया है, उस पर मैंने एरिया वेक्टर दिखा दिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला एंगल है ये मोर देन ये वाला एंगल, ये एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और आपको ये भी पता है कि cos थीटा 90 से अबव करता है तो नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। तो यहां पर आपका जो d फाई रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, एंटर्ड वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जहां से मैग्नेटिक लाइन एंटर कर रही है, दैट विल बी नेगेटिव। समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक ही रीजन है कि आपका जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो मोर देन 90 डिग्री रहेगी। सिमिलरली आप राइट एंगल वाले पार्ट में आ जाइए, मैंने सेम यहां पर डीएस एरिया सेगमेंट लिया है, सेम परपेंडिकुलर प्लस आउटवर्ड मैंने इसका एरिया वेक्टर शो कर दिया है। अगर मैं बात इस एंगल की करता हूं, दिस एंगल, ये एंगल आपको पता है ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन 90 डिग्री। अगर लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो फाई थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इट मींस डी फाई विल बी पॉजिटिव। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपके पास फॉर्मूला है डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डीएस, वीडीएस cos थीटा, थीटा की वैल्यू हम कर देंगे। थीटा अगर लेस देन 90 है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव है। अगर आपकी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, इट मींस अगर आपके थीटा की वैल्यू मैंने यहां पर लिखा है, अगर ग्रेटर देन 90 जाता है तो नेगेटिव चला जाएगा, और अगर आपका थीटा लेस देन 90 रहता है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव।
क्लियर है इतना? कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दो ही बातें डिस्कस की हैं और आपको दो ही बातें में ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा इसके यूनिट के बारे में, थर्ड आपको किन किन फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है, एंड नेक्स्ट वन रहेगा कि कब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा, कब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव रहेगा। जस्ट इतना सा, किसी भी टाइप का कोई डाउट हो आप मुझसे